अभी हमने हमारी जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट कर ली, ऐसे ही कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में जो थोड़ा बहुत था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। ठीक, इलास्टिक कांस्टेंट्स देखो क्या है। इलास्टिक कांस्टेंट्स एक्चुअली में इंपॉर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं तो इलास्टिक कांस्टेंट से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन से टर्म्स हैं इसमें वो देख लेते हैं पहले, फिर हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमें पढ़ना है इस लेक्चर में। तो वो 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं वो देखो। एक है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, उसके बाद होता है शेयर मॉडुलस, इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, ये जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको जी के अलावा सी से रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। ठीक, फिर है बल्क मॉडुलस के, कैपिटल के, ऐसे ये पॉइजन रेशियो म्यू। ठीक, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए शेयर मॉडुलस और पॉइजन रेशियो है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है, एक तो इनके बारे में पढ़ना है, दूसरा चीज हमें क्या पढ़ना है वो है रिलेशंस। देखो रिलेशंस अमंग इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक, तो यहां पे क्या है ना कि जो भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आने वाला है वो इसके ऊपर आने वाला है, तो तब हम इसको तब तक नहीं कर सकते जब तक हम इन्हें ना समझ लें, तो इसलिए हमें इन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले हम यंग्स मॉडुलस को देखते हैं। बेसिक है, यंग्स मॉडुलस हम अभी तक देख चुके, कुछ नहीं है, ये क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ये होता है। तो ये हमारा है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, इसमें जनरली वैल्यू होती है कितनी स्टील की, वो हमने देखी है 200 जीपीए। जीपीए का मतलब है गीगा पास्कल, या फिर हम कह सकते हैं 200 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल। चलो अब शेयर मॉडुलस को देखो। ठीक है, शेयर मॉडुलस क्या है, यहां पे यंग्स मॉडुलस आपको याद हो तो फिर कैसे आया था, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करके आया था ना, है ना। अब ऐसे ही जो शेयर मॉडुलस है ये भी कुछ इसी तरीके से होता है, वो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। अब इसको समझो, ये वाला तो तब आया था जब हमने क्या किया था, एक टेंशन टेस्ट किया था, या फिर कह सकते हैं कि टेंसाइल टेस्ट किया था। ठीक, ये कब आएगा, ऐसे ये भी आया था, ये कब आया था वो देख लो, इसके बारे में नोट कर लो। जब हम टॉर्शनल टेस्ट करते हैं ना, तब हमें शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मिल जाता है। ठीक, ये कैसे करते हैं इसको मैं आपको बताता हूं। टॉर्क से तो आप अभी तक इंट्रोड्यूस हो चुके। क्या होता है टॉर्क, जैसे मैंने बताया था, ये मेरी देखो कैप पे ध्यान दो, ये मेटेरियल, अब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा ना, देखो घुमा रहा हूं, तो ये क्या है, ये टॉर्क लग रहा है। फिर ऐसे इस टॉर्क की वजह से क्या होता है, एक एंगल इसके अंदर आ जाता है ना। जैसे हमारे इसमें हो रहा था कि स्ट्रेस हम लगा रहे थे तो स्ट्रेन आ रहा था, ऐसे यहां पे होता है, यहां पे होता है टॉर्क टी। ठीक, यहां पे होता है एंगल थीटा। क्लियर, यहां पे जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। आई होप ये भी क्लियर होगा। अब हमारे काम का ये नहीं है, बट आइडिया हमें होना चाहिए। ठीक है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे जो काम का है वो शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन है। ठीक, यहां पे डेफिनेशन भी यही होती है। क्या डेफिनेशन होगी कि इट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। चलो इसके बाद अब देखो, ये भी आपको क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन ये हमें पता है, शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें पता चल गया। इसके बाद देखो बल्क मॉडुलस, ये देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है, इसका भी ऐसे एक फॉर्मूला है, और उसी फॉर्मूले से एज इट इज क्या बन जाती है, डेफिनेशन बन जाती है। इलास्टिक कांस्टेंट्स की यही एक खास बात है कि यहां पे सिर्फ आप फॉर्मूला याद रख लो, आपको डेफिनेशन अपने आप बनानी आ जाएगी। तो यहां पे क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यहां पे आप एक चीज को नोटिस कर पा रहे होंगे, यहां पे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ये कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल, यहां पे कौन सा है, शेयर। अब यहां पे आ गया वॉल्यूमेट्रिक। अभी तक जितनी हमने डेफिनेशन देखी है आप देख पा रहे हो कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही बेसिक क्या है, डेफिनेशन है या फिर फॉर्मूला है। बस उसके आगे क्या है कि वो किस टाइप का स्ट्रेस स्ट्रेन है, बस वो ऐड हो गया। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल था, यहाँ पे क्या हो गया, शेयर, है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक। ये चीज क्लियर होगी। चलो अभी देखो,
यहां पे एक नाम और हो जाता है, किसका? वॉल्यूमेट्रिक का एक नाम और हो जाता है। इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। कैसे, वो समझो। हाइड्रोस्टैटिक ये नाम कहां से आया? देखो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप ना वर्ड्स को समझने की कोशिश करो, आधा डेफिनेशन आधा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक। अब यहां पे क्या है, यानी कि ये जो वर्ड है ये किसी ना किसी तरीके से वाटर से रिलेटेड है ना। तो इसको समझो क्या है, ये एक बॉडी अगर मैं इसे वाटर में डाल दूं, ठीक है, जैसे मैं इसे पानी में डाल दूंगा तो क्या होगा, वाटर जो है चारों तरफ से इसके एकदम टच कर रहा होगा इसके सरफेस को। तो एक तरह से मैं क्या कह सकता हूं कि वाटर जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, चारों तरफ से फोर्स लगा रहा होगा। तो इसकी बॉडी पे यानी कि इसकी पूरी वॉल्यूम पे फोर्स लगा रहा है चारों तरफ से। तो वो जो फोर्स है वो क्या वाटर लगा रहा है ना, हाइड्रोस्टैटिक। तो ये देखो ये टर्म जो है ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ये ऐसे रिलेटेड होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन आना है वो नीचे रखेंगे, ऊपर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हमें फॉर्मूला हमारा मिल गया। इसी तरीके से हमारा जो होता है बल्क मॉडुलस, उसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक। ये चीज क्लियर है। अब अगर मैं इनके साइंस और सिंबल की बात करूं तो ये आपको पता है ई है, ये क्या है, शेयर मॉडुलस जीसी, ठीक है। वैसे हम जनरली जी लेते हैं, ठीक। अब देखो यहां पे ये होता है के। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात आप कर रहे हैं तो यहां पे होगा सिग्मा वी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की आप अगर बात कर रहे हैं तो स्ट्रेन ऐसे और फिर नीचे आ जाता है वी, ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये चीज क्लियर हो गई। चलो इसके बाद एक बात मैं आपको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के बारे में और बता दूं और स्ट्रेन के बारे में बता दूं, यही इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि ये मेरा एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने ना यहां चारों तरफ से हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगाया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस होता है ना वो इक्वल अमाउंट में लगता है चारों तरफ से, पहली बात क्लियर, ठीक। दूसरा क्या होता है, अब यहां पे जो स्ट्रेन आने वाला है, ठीक है, जो यहां पे स्ट्रेन आने वाला है, आपने एक चीज देखी होगी कि यहां अगर मैं शेयर स्ट्रेस लगा रहा था, शेयर स्ट्रेस लगा रहा था तो इसका शेप कुछ इस तरीके से हो रहा था, याद है। तो क्या होता ना, एक्चुअली ये डिफॉर्म हो रही थी, थोड़ी सी क्या होती थी, डिफॉर्म हो रही थी, यानी कि बॉडी में चेंज ऐसा आ रहा था कि वो एक तरह से उसकी शेप जो डिस्टॉर्ट हो गई थी, डिस्टॉर्ट यानी कि बिगड़ गई थी। तो ये शेप क्या हो रही है यहां पे, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि डिस्टॉर्ट हो रही है ना। अब आप एक बात देखो, अगर यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लग रहा है तो क्या इसकी शेप डिस्टॉर्ट होगी? इसकी शेप बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होगी, यहां पे सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आएगा। देखो शेप इसकी एज इट इज ही रहनी है, लेकिन चारों तरफ से ना इसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा, जो कि अब इस तरीके से इसकी कुछ वॉल्यूम हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, पहली बात तो हम ये नोटिस कर पा रहे होंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर जो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है ये कंप्रेसिव इन नेचर होता है। कैसा होता है? कंप्रेसिव इन नेचर होता है। ये चीज क्लियर हो रही है, हम देख पा रहे हैं कि देखो क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, ठीक। दूसरा, इसमें अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो यहां क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम चेंज होती है, शेप चेंज नहीं होती। नो शेप इज चेंज्ड, क्या चेंज होता है फिर यहां पे? ओनली वॉल्यूम। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, वैसे तो हमारे फ्लूइड का कंसेप्ट है, ठीक है, वहां पे फॉर्मूला होता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का। वो क्या फॉर्मूला होता है? रो जी एच, ये फॉर्मूला होता है। मैं आपको बता रहा हूं, 100 में फिलहाल थोड़ा काम का नहीं है, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से काम का भी है, क्योंकि जो ट्रेंड अभी फॉलो हो रहा है ना वो क्या काम करता है ना, वो आपको डेंसिटी देगा, वो आपको ग्रेविटी देगा, वो आपको हाइट दे देगा, फिर आपको वो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा बल्क मॉडुलस के ऊपर। तो आप हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कैसे निकालोगे? आपको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस निकालना आना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है रो जी एच, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी, एच हाइट, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा ऐसा क्वेश्चन, ये डेंसिटी, रो जी ग्रेविटी, एच हाइट है, ये हाइट है। यहां क्या है कि आप देख पा रहे हो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंसेप्ट कहां का है, लेकिन उसको सॉल्व में उसने कैसे अप्लाई किया है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस का बहुत ट्रेंड आ रहा है कि एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो अभी हमें ये समझ में आ गया, बल्क मॉडुलस समझ में आ गया अच्छे से, हमने हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस की बात कर ली, हमने हाइड्रोस्टैटिक यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की भी बात कर ली, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी और भी इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। ये देखो पॉइजन्स रेशो,
ये है पॉइजन्स रेशो। क्या है पॉइजन्स रेशो उसको हम भी समझेंगे। सबसे पहले तो यहां पे लिख लो कि ये डिनोट कैसे किया जाता है। ये म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखो यहां पे म्यू इक्वल्स टू माइनस लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये फॉर्मूला है, यही डेफिनेशन भी है। तो डेफिनेशन जब हमें लिखनी होगी तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इट इज द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक। अब यहां समझो कि ये एक्चुअली में लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूं, यहां पे ये क्या है, ऐसे ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये वाला एक्सिस मेरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे मेरा जो नेक्स्ट एक्सिस है ना, ये वाला, ये मेरा लेटरल एक्सिस है। अब मैं स्ट्रेन की बात कर रहा हूं कहां पे, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की। दैट मींस अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं तो वो कैसा होगा, वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि यहां कहीं शेप चेंज होगा, कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे अगर मैं लेटरल की बात कर रहा हूं तो वो यहां होगा कुछ कुछ। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का जो रेशो होता है उसको हम निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर ये यहां इंक्रीज हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में अगर इंक्रीज हो रहा है तो देखो ऑब्वियस ही बात है, क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है, तो ये जो हाइट आपको दिख रही है ये इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ये ऑब्वियसली ये डिक्रीज होगी ना। चलो, तो इसलिए चलो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं कि ये अब ऐसे डिक्रीज हो रही है, ये नई शेप है इसकी। ये क्या है, ब्लू वाली जो लाइन है, ये नई शेप है इसकी। अब तो यहां अब आप देखो, यहां जो ये माइनस साइन आ रहा है, ये कैसे आ रहा है उसको समझने की कोशिश करो। अब मैं इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को यहां से रब करता हूं। यहां देखो, मान लो कि यहां ना मैंने एक लोड लगाया था, कैसा लोड लग रहा होगा, यहां पे टेंसाइल लोड लग रहा होगा, तभी तो ये एक्सटेंड हो पाया ऐसे। तो यहां पे जो मैंने टेंसाइल लोड लगाया, तो एक चीज देखो, ये टेंसाइल है, टेंसाइल लोड लगाने पे इंक्रीमेंट होता है ना। अब यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। हमें पता है कि डिक्रीमेंट कब होता है, डिक्रीमेंट होता है जब कंप्रेसिव लोड लग रहा है। दैट मींस कि यहां पे हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पे जो है ना कंप्रेसिव लोड लग रहा है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है। पहली बात, लोड ऐसे एज्यूम किया। दूसरी चीज और देखो, अगर हम लोड भी एज्यूम ना करें तो जो हमारा स्ट्रेन होगा ना, जो यहां पे लेटरल स्ट्रेन होगा, वो क्या है, आप एक बात देख पा रहे हो कि अभी जो न्यू लेंथ है वो यहां से यहां तक है, न्यू लेंथ वो क्या है, कम है, और जो हमारी ओल्ड लेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ ही तो स्ट्रेन होता है ना, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ही तो स्ट्रेन होगा। तो देखो यहां पे चेंज इन लेंथ कैसे निकालोगे, न्यू लेंथ माइनस ओल्ड लेंथ, यही तो करोगे। तो यहां पे न्यू लेंथ हमारी कितनी है, देख पा रहे हो, यहां से यहां तक है। सपोज करो मैं इसकी वैल्यू देता हूं, ये 2 है, ऐसे 2 लिख दिया मैंने। अब ये यहां से यहां तक ओल्ड लेंथ कितनी थी, 3। तो आप एक चीज देख पा रहे हो, यहां पे क्या माइनस में आ रही है ना वैल्यू, नेगेटिव आ रही है। तो जो हमारा स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन, वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इसीलिए, क्योंकि यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो म्यू इक्वल्स टू माइनस लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चलो, अब इसके बाद एक चीज देखो, हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हर एक मटेरियल के लिए जो हमारा म्यू का वैल्यू है वो कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। देख पा रहे हो कैसे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम यहां पे देखो ऑलरेडी नेगेटिव है, लेटरल स्ट्रेन हमारा नेगेटिव आएगा, तो म्यू की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये बात क्लियर है। बट एक एक्सेप्शन ऐसा होता है जिसमें ये वैल्यू नेगेटिव आती है, म्यू की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। वो किसके लिए है, पॉलीमर्स के लिए। ये क्या है, म्यू की वैल्यू होती है नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि हर एक मटेरियल जहां लेटरल डायरेक्शन में कम हो रहा था, ठीक है, जहां लेटरल डायरेक्शन में कम हो रहा था, ये पॉलीमर एक ऐसा मटेरियल है जो लेटरल डायरेक्शन में भी इंक्रीज होगा और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी इंक्रीज होगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे अब मैं म्यू की बात कर लेता हूं अलग अलग मटेरियल के लिए। ये वैल्यूज बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए ये। देखो यहां पे म्यू की वैल्यू 0 होती है कॉर्क के लिए, ठीक, 0.5 होती है रबर के लिए, ठीक। अब ये 0.1 से लेके 0.2 तक होती है कंक्रीट के लिए। देखो हमने यहां पे कंक्रीट क्यों लिया, अब आप एक चीज देख रहे हो, है हमारा डिपार्टमेंट सिविल है ना, ब्रांच सिविल है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब सिविल में हमारे क्या इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कंक्रीट है, जैसे सॉइल हो गया, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट ना, ऐसे स्टील हो गया।
तो हमें क्या है ना, ये सब चीजों की वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्या पता कहां पूछ ले। अगर आपसे मान लीजिए पॉइजन रेशियो पूछ ली गई कि आप इस मेटल की पॉइजन रेशियो बताओ और आप नहीं बता पाए, तो फिर क्या होगा, यही बात होगी ना कि आप एक सिविल इंजीनियर और आपको इनकी वैल्यूज नहीं पता, ठीक है। तो इनकी वैल्यू देखिए क्या होती है, कंक्रीट की होती है 0.1 से लेके 0.2। इसमें क्या होता है ना, कंक्रीट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 होती है, अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है 1.5। बट ये एक रेंज है। अब ये इंक्रीज कैसे होती जाती है, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होता है ना, यहां पे लिख लो, एज ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये बात समझ आ गई कि जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होता जाएगा उसकी म्यू की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब इसके बाद देखो हमारे पास और वैल्यू है म्यू की, क्या 0.28 से लेके 0.32, ये किसके लिए होती है, ये मेटल्स के लिए होती है, ये होती है मेटल्स के लिए। अब 0.28 से लेके 0.32, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जिसमें ये वाली जो वैल्यू है ना 0.28 से लेके 0.32 मेटल्स के लिए, ये वेरी भी कर जाती है। तो कहीं कहीं आपको 0.25 से लेके 0.3 तक भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में 0.25 वाला भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, 0.28 वाला हो सके ना मिले, तो मैं आपको सारा बता दिया यहां पे अभी। ऐसे इसके बाद एक और होता है, देखो क्या है वो, म्यू की वैल्यू 0.4 होती है सॉइल के लिए, पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.4 होती है सॉइल के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, जैसे हमने कंक्रीट के लिए देखा ऐसे ही सॉइल के लिए भी देख लो 0.4 वैल्यू होती है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे जैसे मटेरियल की डक्टिलिटी बढ़ती जाती है ना, ऐसे ऐसे पॉइजन रेशियो की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक। तो मैं यहां पे एक तरह से कह सकता हूं कि म्यू जो है वो प्रोपोर्शनल है डक्टिलिटी के भी। ये बात समझ में आ रही है, तो एक ये चीज भी नोट कर लो, ठीक। या फिर एक तरीका और है कि हम म्यू को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर लें, किसके, ब्रिटलनेस के। एक तरीका ये भी है। चलो ये हो गया, ठीक है। अभी तो हमने हर एक मेटल के लिए म्यू की वैल्यू की बात कर ली है। अब अगर हम इसकी एक जनरल रेंज की बात करें, बहुत बार पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द म्यू, ठीक है, सॉरी रेंज ऑफ द म्यू। तो यहां पे लिखो रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो म्यू कितना होता है, ये होता है 0 से लेके 0.5 तक, 0 से लेके 0.5 तक, ठीक है। इसको याद कर लेना। तो ये जो है हमने हमारे इलास्टिक कांस्टेंट्स अभी अच्छे से पढ़ लिए, ठीक। अभी जो है नेक्स्ट इसमें है इलास्टिक कांस्टेंट्स के रिलेशंस, ठीक। अभी हम उसको पढ़ेंगे। अब देखो इलास्टिक कांस्टेंट्स और उनके रिलेशंस क्या है। इलास्टिक कांस्टेंट्स की डेफिनेशंस वगैरह हमने सब पढ़ ली हैं। अब रिलेशंस देखो, इसमें सबसे पहला रिलेशन है E इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू। इसमें दूसरा रिलेशन है E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। थर्ड रिलेशन है E इक्वल्स टू 9KG अपॉन 3K प्लस G। फोर्थ रिलेशन है इसमें म्यू इक्वल्स टू 3K माइनस 2G ओवर 6K प्लस 2G, ठीक है। अब देखो ये रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस को आप याद कैसे करोगे वो मेन है। ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है और इन्हें याद करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। तो देख लो, मैं ऐसे लिखता हूं 3 2 1, मैंने ऐसे लिखा, ये क्या सीरीज है, नंबर सीरीज है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दी मैंने। ऐसे अब मैं क्या करता हूं ना, ABCD लिख देता हूं, ABCD ये है। तो ऐसे जब हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा E, ठीक है। अब क्या आएगा, G आएगा और फिर ऐसे करके K आएगा, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट जो है ना यही है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये है सिर्फ। देख लो यहां पे बाकी सब रब कर दिया मैंने। यही इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूले में यहां पे G आ रहा है, G आ रहा है, K आ रहा है, K आ रहा है, E आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हर जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो यहां पे 3 2 1 2 1। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, यहां पे बड़ा कौन सा है, अगर हम ऐसे नंबरिंग करें तो ये देखो
ई जो है 5th नंबर पे आ रहा था, फिर ऐसे इसका कुछ नंबर था जी का, फिर ऐसे के का नंबर था, तो मतलब के जो है जी से बड़ा था ना। समझ पा रहे हो? नंबरिंग अगर हम करें तो ये किससे बड़ा था? के जो है जी से बड़ा था। ये चीज तो क्लियर हो गई हो। अब देखो यहां फॉर्मूले में देखो E इक्वल्स टू जी 1 प्लस म्यू, जो ये जो लिखा है ना, इसको कैसे याद करना है? सबसे पहले देखो 2, ये रहा 2। अब म्यू का कॉफिशिएंट देखो आप क्या है, तो ये एक्चुअली में 1 डॉट म्यू यानी कि 1 इंटू म्यू लिख सकता हूं ना मैं। तो यहां पे म्यू का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 2 और 1 देखो, देख रहे हो सीरीज देखो, ऐसे जाएगा ये। तो 2 और 1 साथ में हो गए, तो 2 देखो क्या है, छोटा है ना 2। यहां पे इन दोनों में छोटा कौन सा है? ई तो देखो आ गया, ई तो यहां पे एज इट इज ही रहेगा, हमेशा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इन दोनों में छोटा कौन सा है? जी छोटा है। समझ पा रहे हो? इन दोनों में छोटा कौन सा है? जी और के में जी छोटा है। अब यहां क्या है ना कि जब भी ये छोटी वैल्यू आएगी, देखो 2 छोटा है ना, तो 2 के साथ में क्या आने वाला है? जी आने वाला है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक। अब आगे देखो म्यू, ये देखो 2 1, ये वाली सीरीज यहां पे फॉलो हुई है, 2 1 ये वाली सीरीज फॉलो हुई है। अब देखो नेक्स्ट E इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, तो यहां पे क्या है? 3 2 ये आ रहा है, देखो 3 यहां पे आ रहा है, 2 यहां पे आ रहा है, म्यू के साथ में क्या है? 2 आया ना, तो 3 2 इस बार ये वाली सीरीज फॉलो हो गई। पहले यहां पे कौन सी फॉलो हुई थी? 2 1 फॉलो हुई थी। अब यहां पे कौन सी फॉलो हुई? 3 2 1 फॉलो हुई है। अब देखो एक चीज, यहां पे 3 आ गया ना, तो 3 क्या है? बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर के साथ क्या आएगा? के आएगा, तो इसलिए यहां पे जो है 3 के साथ के आया है। ये चीज क्लियर हो गई। यहां क्या है ना, ऐसे समझो, यहां हम ऐसे जा रहे थे, यहां पे हम ऐसे अपोजिट जाएंगे, ठीक है। अब चीज तो क्लियर हो रही है भैया। छोटी वैल्यू के साथ में हमने छोटी वैल्यू दे दी है, अल्फाबेट दे दिया, बड़ी वैल्यू के साथ हमने बड़ा अल्फाबेट दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला रिलेशन आप कैसे याद रखोगे? E इक्वल्स टू 9 किलोग्राम, 9 kg है ना, यानी कि 9 किलोग्राम अपॉन 3k प्लस जी। अब देखो 9 का और 3 का तो रिलेशन होता है ना भाई, 3 स्क्वायर करो, या फिर हम कहें कि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो देखो हमें पता चल जाएगा कि 9 kg तो ऊपर आना ही आना है, तो नीचे क्या आएगा? 3k प्लस जी आएगा, 3 इंटू 3 9, ठीक। यहां देखो म्यू, ये क्या है? म्यू इक्वल्स टू 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। अब यहां पे क्या? 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ये देख रहे हो, ये 3 इंटू 2 मिलकर क्या बना रहा है? 6 बना रहे हैं, ठीक। तो ऐसे जो रिलेशंस है ना, चारों के चारों, ये चारों रिलेशंस याद हो जाएंगे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशंस हैं, बहुत इंपोर्टेंट रिलेशंस हैं ये। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये हम अब जो इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं वो आगे कवर करेंगे, ठीक है। को याद हो तो शुरू में पढ़ा था आइसोट्रॉपी, तो जो मेटेरियल आइसोट्रॉपिक होंगे उन्हीं के अंदर तो आइसोट्रॉपी होगी ना प्रॉपर्टी। तो ऐसे कुछ मेटेरियल होते हैं आइसोट्रॉपिक, फिर ऐसे एक होता है ऑर्थोट्रॉपिक, फिर ऐसे ही होता है एनिसोट्रॉपिक, ठीक है। यहां क्या है, आप एक बात देखो, आइसोट्रॉपिक के बारे में आपको पता है कि हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम थी, ठीक है। एनिसोट्रॉपिक के बारे में आपको पता है कि किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, यानी कि ऑर्थोट्रॉपिक जो है उनके बीच का कुछ होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स की। कैसे इलास्टिक कांस्टेंट्स की? हम एक्चुअली में बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स की। नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने होंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल में, कितने होंगे ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल में, कितने होंगे एनिसोट्रॉपिक मटेरियल में, ठीक है। अब देखो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। एनिसोट्रॉपिक में होते हैं 2, ऑर्थोट्रॉपिक में होते हैं 9 और एनिसोट्रॉपिक में होते हैं 21। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलो टॉपिक कंप्लीट हो गया है इलास्टिक कांस्टेंट्स वाला, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम वो देखेंगे।